अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर के अंदर हम एक अहम टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्केजलिंग। अभी तक जो हमने डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े उनमें सबसे अहम जो चीज़ है वो स्केजलिंग ही है, क्योंकि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब डील कर रहा होता है प्रोसेसेस के साथ, मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर या मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो स्केजलिंग ही वो चीज़ है जो आपके एक प्रोसेस को प्रोसेसर के ऊपर स्मार्टली या एफिशिएंटली रन करने में एक अहम किरदार अदा करती है। यहाँ पे ओएस जो है वो डिफरेंट स्केजलिंग एल्गोरिदम्स देख रहा होता है। हमने बेसिकली एल्गोरिदम्स या सॉरी स्केजलिंग के बारे में एक ओवरव्यू तो लिया है, लेकिन आज हम इसके कुछ मेन एल्गोरिदम्स भी देखेंगे, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि कौन सा बेहतर हो सकता है और कौन सा बेहतर नहीं हो सकता, या अगर कोई बेहतर है तो वो किन बेसिस पे है या नहीं है तो वो किन बेसिस पे नहीं है। तो इस तरह से हम करते हैं। तो कोई कोई भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस वक्त तक एक बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो सकता जब तक आपका स्केजलर या स्केजलिंग टेक्निक्स जो हैं वो बेहतर तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। नाउ अगर मैं बात करूं स्केजलिंग कॉन्सेप्ट की, तो ये वो टॉपिक है जो हम बारहा पढ़ चुके हैं, बारहा देख चुके हैं। आप लोगों को इसके बारे में तकरीबन पता है, जिस तरह मल्टी प्रोग्रामिंग है, अ नंबर ऑफ प्रोग्राम कैन बी इन मेमोरी एट द सेम टाइम, ये हमें पता है। जॉब्स या एक प्रोसेस क्या होता है, यूज़र, आप यूज़र कौन है, जैसे हम लोग हैं, या कोई ऐसा एडिशनल ऑपरेटर या रोबोट जो कि एक प्रोग्राम को देख रहा हो। प्रोसेस क्या होता है, या सीपीयू या इनपुट आउटपुट बस साइकिल क्या होता है। तो ये वाली चीज़ें हमने पहले से देख ली हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सीपीयू स्केजलिंग की। सीपीयू स्केजलिंग का बेसिक पर्पस जो है, ये अगर मैं 4 पॉइंट्स में बताना चाहूँ तो ये यही होगा कि एक स्टेट से दूसरी तरफ किस तरह से जाएंगे। फ़र्ज़ किया कि रनिंग टू वेटिंग स्टेट कब जाना है, रनिंग टू रेडी स्टेट कब जाना है, वेटिंग टू रेडी कब जाना है, या प्रोग्राम ने टर्मिनेट कब होना है। बेसिकली अगर हम सीपीयू स्केजलिंग की बात करें, तो सीपीयू स्केजलिंग वो चीज़ है जो कि आपके प्रोसेस को एक प्रोसेसर के अंदर एग्जीक्यूट करती है टाइम बाय टाइम। यानी कि पॉसिबिलिटी है कि आपके प्रोसेसर के पास क्यू में, रेडी क्यू में 10 प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, और उन 10 प्रोसेस लगे हुए हैं, और उन 10 प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट होना है वन बाय वन। तो वो किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, कौन वेटिंग स्टेट में है, कब रनिंग स्टेट में आना है, कब रेडी स्टेट में जाना है, कब वेटिंग स्टेट से होकर रेडी स्टेट में आना है, और कब टर्मिनेट हो जाना है। ठीक है, और इस चीज़ को हम कहते हैं स्केजलिंग। एक और चीज़ या एक और कॉन्सेप्ट जो यूज़ होता है प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव का। प्रीएम्प्टिव हमने यहाँ भी पीछे भी देखा। प्रीएम्प्टिव स्केजलिंग क्या होती है, एन इंटरप्ट कॉज करंटली रनिंग प्रोसेस टू गिव अप द सीपीयू एंड बी रिप्लेस्ड बाय अनदर। प्रीएम्प्टिव के अंदर ये होता है कि एक आपका स्केजुअल हुआ हुआ है वो प्रोसेस, उसके अंदर कोई और प्रोसेस इंटरप्ट करता है, तो आपका जो प्रीएम्प्टिव स्केजलिंग है, तो उसके अंदर दूसरा इंटरप्ट आ जाता है, पहले से रिप्लेस कर देता है। जबकि दूसरे के अंदर, नॉन प्रीएम्प्टिव के अंदर ऐसा नहीं होता। यानी कि एक प्रोसेस रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, इंटरप्ट आ भी जाए तो जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो होगा, बाकी नहीं होगा। ये फ़र्क है प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव में। अब थोड़े से टर्म्स जो यूज़ होती हैं स्केलिंग के अंदर उसको देख लेते हैं। एक यूटिलाइजेशन, द फ्रैक्शन ऑफ टाइम अ डिवाइस इज़ इन यूज़, कि आपका जो सिस्टम या प्रोसेस कितना यूटिलाइज कर रहा है टाइम को। ठीक है, थ्रूपुट, द नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीशन इन अ पीरियड ऑफ टाइम,
कि 1 मिनट के अंदर आपका प्रोसेस कितनी कितनी जो है कह लें कि जॉब्स को परफॉर्म करता है। इस चीज़ को आप थ्रूपुट कहेंगे। सर्विस टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ डिवाइस टू हैंडल अ रिक्वेस्ट। अब कुछ रिक्वेस्ट आती हैं, उसको हैंडल करने का जो टाइम होता है उसको सर्विस टाइम बोलते हैं। क्यूइंग टाइम, टाइम ऑन अ क्यू वेटिंग फॉर सर्विसेज फ्रॉम द डिवाइसेस। यानी कि जो क्यूज बनती हैं ना, क्यूज बन रही होती हैं और वो वेट कर रही होती हैं कि कोई सर्विस मुझे अपनी डिवाइस से मिलेगी, तो उसको आप कहते हैं क्यूइंग टाइम। रेजिडेंस टाइम, द टाइम स्पेंड बाय अ रिक्वेस्ट एट अ डिवाइस। रेजिडेंस टाइम इज इक्वल टू सर्विस टाइम प्लस क्यूइंग टाइम। मतलब एक रिक्वेस्ट को डिवाइस के अंदर जो भी टाइम लगेगा उसको रेजिडेंस टाइम के कहेंगे। गो कि वो सर्विस टाइम में हो, यानी कि एक हैंडल रिक्वेस्ट करने का हो और क्यू में लगा हुआ हो, तो उसे रेजिडेंस टाइम कहेंगे। रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम बेसिकली होता है कि आपकी यूज़र जॉब को एक सिस्टम कितना टाइम देता है, ठीक है, कितनी जो आपने जॉब दी है उसको कितने सेकंड, कितने मिली सेकंड के अंदर उसको रिस्पॉन्ड करता है, तो ये रिस्पॉन्स टाइम होता है। मतलब आप बैठे हुए, आपको मैं बुलाऊं कि फ़र्ज़ करें फलां बच्चा इधर हो, मेरी बात सुने, तो वो जितनी देर में सुनेगा वो उसका रिस्पॉन्स टाइम है, ठीक है। अब वो कितनी देर में मेरी बात को समझेगा और उसको परफॉर्म करेगा, वो एक हैंडल टाइम होता है, ये सर्विस टाइम होता है। और वो जब मेरा काम करके देगा तो वो थ्रोपुट होगी, ठीक है। और वो कितना टाइम यूटिलाइज करेगा, इसको यूटिलाइजेशन बोलेंगे। थिंक टाइम, द टाइम स्पेंड बाय द यूजर फॉर इंटरेक्टिव सिस्टम टू फिगर आउट द नेक्स्ट रिक्वेस्ट। यानी कि अब वो बच्चा ये सोचेगा कि अगला सर क्या काम करते हैं, जो ये टाइम दे रहा है, ले रहा है, या वो सोच रहा है, उसको आप थिंक टाइम बोलेंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये टर्म्स हैं सीपीएस स्केलिंग के अंदर। ये आपके सामने स्केलिंग बिहेवियर है, ठीक है। मोस्ट प्रोसेस डोंट यूज अप देयर स्केलिंग क्वांटम। क्वांटम यानी कि वो टाइम होता है जिसमें स्केलिंग कर रहे होते हैं। सबसे पहले जो अब आपके पास स्केलिंग टेक्निक या स्केलिंग एल्गोरिदम है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। सिमिलर फेयर बट पुअर परफॉर्मेंस, इसकी बहुत बुरी परफॉर्मेंस होती है। उसकी रीजंस क्या हैं? उसकी रीज़न ये हैं कि फ़र्ज़ किया कि एक जॉब मेरे नज़दीक बहुत प्रायोरिटी रखती है, मेरे नज़दीक ये जॉब ही वो जॉब है जो अभी के अभी परफॉर्म हो जानी चाहिए, लेकिन सिस्टम ने के पास एक उससे पहले आई हुई है और वो बहुत ही लो प्रायोरिटी की है। तो सिस्टम क्या करेगा, उस लो प्रायोरिटी का काम करके देगा, फिर मेरी तरफ आएगा, जो कि बहुत ही अजीब बात है, बहुत ही गलत बात है। इसी तरह से आपके पास इसका जो वो है आपके पास मैं कह लूँ कि एक इमेज की सूरत में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वो ये है कि प्रोसेस फर्स्ट किया कि वन है, ये प्रोसेस वन, और इसका अराइवल टाइम मतलब 0 सेकंड पे, इसको कितने सेकंड मिले, पूरे सर्विस टाइम 8 सेकंड का मिला। यानी कि अब इस वाले टाइम को, इस वाले को 8 सेकंड वेट करना पड़ा। इसका पॉसिबिलिटी है कि ये वाला जो दूसरा प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस है, ये बहुत प्रायोरिटी रखता हो, लेकिन इसको 8 सेकंड वेट करना पड़ा क्योंकि ये 1 सेकंड में आया, बेशक ये पहले सेकंड पे था। इसी तरह तीसरा हो सकता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, लेकिन ये अराइवल दूसरे मिनट पे, दूसरे उस सेकंड पे है, और ये इसी तरह से क्या होगा, इसको सर्विस टाइम 9 सेकंड मिलेगा, 9 सेकंड का है इसका सर्विस टाइम। तो इस तरह से ये इंक्रीज करता जाएगा और मुश्किल बढ़ती जाएगी। अब देखें आपके सामने टोटल 8, 12, 20 जमा 9, 21 जमा 5, 26 सर्विस टाइम है। इनका वेट कितना बनेगा, हर किसी ने वेट कितना किया, इसने को अब जो है, जैसे मैं बता रहा था, अब हम ये देखना है कि एवरेज टाइम कितना लग रहा है। तो एवरेज टाइम को देख लेते हैं। फ़र्ज़ किया कि ये हमारे पास सबसे पहला प्रोसेस है, सबसे पहले प्रोसेस को का सर्विस टाइम 8 सेकंड है, लेकिन इसका अराइवल
कितना है 0 सेकेंड, तो इसको कितना वेट करना पड़ा 8 माइनस 0, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको कोई सेकंड वेट नहीं करना पड़ा। अच्छा, पहले का टाइम कितना था 8 प्लस 4, मतलब 8 इसका सर्विस टाइम है और इसको प्लस करके 4, तो ये कितना बना 12, 12 माइनस 1, ठीक है, 8 प्लस 4 माइनस 1 कितना बना ये हो जाएगा 11, यहाँ पे 11 आ जाएगा। अब इसी तरह से 8 जमा 4 जमा 9 21 माइनस 3 1 और सॉरी माइनस 2 आया कौन से सेकंड पे था 2 सेकंड पे था, इसको वेट करना पड़ेगा। तो 8 जमा 4 जमा 9 कितना 21 और अराइवल टाइम क्या था 2 सेकंड, तो 2 सेकंड इसके माइनस कर देंगे, 3 सेकंड नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि ये आया ही 2 सेकंड पे है ना, ये जब 2 सेकंड थे यानी कि फ़र्ज़ किया 0 पे आया ये वाला और 1 पे आया सेकंड और जब 2 पे था तो ये, तो 8 जमा 4 जमा 9 कितने बने 8 9 17 21, 21 माइनस 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 19, 19 जमा 11 कितने बने 30, 30 जमा 8 कितने बने 38, यहाँ तक 38 बन गया। इसको कर लेते हैं, यहाँ तक आ जाएगा 26, 26 माइनस 3 यहाँ पे बन जाएगा 23, 23 और टोटल प्रोसेसेस कितने थे 4, तो 61 डिवाइडेड बाय 4 जो होगा 15.25 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये इसका एवरेज टाइम है कि हर प्रोसेस जो है वो 15.4 ले रहा है, 15.25 सेकंड ले रहा है एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। इस तरह से ये वाला काम होगा। यहाँ पे अब एक अहम चीज़ जो काबिल गौर है, काबिल ज़िक्र है, वो ये कि क्या सर्विस टाइम क्वांटम टाइम यही रहेगा, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, ये प्रोसेस के साथ वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है। बिल्कुल उसी तरह से हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं कि फ़र्ज़ के पहला प्रोसेस 1 आया, उसका अराइवल टाइम जो था वो 0 सेकंड था और उसका सर्विस टाइम जो था वो 7 सेकंड था। और इसके अलावा दूसरा प्रोसेस आया 2, वो 2 सेकंड दूसरे सेकंड पे आया और उसका जो सर्विस टाइम है वो 4 है। और जो तीसरा प्रोसेस आया उसका जो अराइवल टाइम है वो 4 सेकंड है और उसका सर्विस टाइम 5 सेकंड है। जो चौथा प्रोसेस आया उसका सर्विस अराइवल टाइम 5 सेकंड है और उसका सर्विस टाइम जो है वो कितना है 3 सेकंड है, लेट्स सपोज। अब इसका हम एवरेज टाइम फाइंड करते हैं। पहले का हम देख लें 7 माइनस 0, ठीक है, ये 7 माइनस 0 हो गया। इसमें प्लस करना है 4 और प्लस 11, मतलब 7 टाइम ये हो जाएगा और 4 टाइम वो 4 11 माइनस 2, क्योंकि 2 उसका वो है अराइवल टाइम, प्लस इसके अलावा 16 माइनस 4, क्योंकि 7 प्लस 4 प्लस 5 16 माइनस 4 और प्लस 7 प्लस 4 11 प्लस 5 16 प्लस 3 19, 19 माइनस 5 कितना बनेगा ये अब, और 4 प्रोसेस है 7, इसका 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और ये फिर 14 हो जाएगा। 26 प्लस 9 35 प्लस 7 42 डिवाइड बाय 4, तो ये अब जब भी जो भी डिवाइड करके आंसर आएगा वो मेरे ख्याल से आएगा 10.5। तो इस तरह से आप एक प्रोसेस का या एक मल्टीपल प्रोसेसेस का एवरेज टाइम फाइंड कर सकते हैं। और ये इसी तरह के क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर भी आ जाएं, पेपर के अंदर भी आ जाएं। मैंने 2 न्यूमेरिकल्स उसके अंदर भी करवाया, डेडलॉक्स के अंदर भी करवाया, यहाँ भी करवाया। इसके अलावा हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला भी देखेंगे आगे, सॉरी
जो राउंड रॉबिन स्केलिंग राउंड और इसके अलावा जो भी हैं राउंड रॉबिन हो गया या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ये सिर्फ अभी पहला एल्गोरिदम था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके अलावा अगले लेक्चर्स के अंदर हम और अलग तरीके के जो और अलग जो वो हैं एल्गोरिदम्स हैं उसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको आसानी रह सके। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। चैनल लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको बगैर बताए पता चल सके। थैंक यू।